मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल सही हो ही नहीं सकता, दोनों एंगल से नहीं हो सकता। अगर मेरी बात माने तो एग्जिट पोल 160, 50, 30 दिखा रहा ममता को, आना है 180, 90। तो 2, 4, 2, 6 गज वो हो गया और 2 गज उससे आगे रहेगा उम्मीदवार, 8, 10 गज दूर रहेगा। सारा खेल होगा धड़ल्ले से होगा, ये तो काउंटिंग में होगा। अब आपको बताता हूँ स्ट्रांग रूम में कौन जा रहा है देखने को? हारने की बौखलाहट आप लोगों की नहीं बौखला, आप पहले समझिए इस बात को, देश के लोगों को समझना होगा। स्ट्रांग रूम में अगर आज से ममता बनर्जी के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्ट्रांग रूम की घेराबंदी अगर नहीं की, तो स्ट्रांग रूम जो है वो सेंट्रल जो एजेंसी है उसके देख रेख में है। CISF है, CRPF है, BSF है, ITBT जो है वो है, उसके देख रेख में है। स्टेट पुलिस का वहाँ कोई रोल नहीं है। तो जब स्टेट पुलिस का कोई रोल नहीं है तो स्ट्रांग रूम जब जिसके हवाले आप किए हैं उसका मालिक कौन है? जिसके हवाले स्ट्रांग रूम है उसका पहले टीएमसी के नेता के गरीबी मिली नहीं मिली, बताइए आप। नहीं मैं वो टीएमसी के नेता गरीबी मैं सब बात बता रहा हूँ, सारे जवाब आपको दे रहा हूँ। जो ये एजेंसियाँ CISF, BSF, CRPF और ITBT जो भी है, इसको ऑपरेट कौन करता है? माननीय अमित शाह जी करते हैं। और अमित शाह जी शुरू से कह रहे हैं कि 200 से कम पे हम समझौता नहीं करेंगे, हमें 200 सीट चाहिए तो चाहिए। और अमित शाह जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो कहते हैं मैं कदम पीछे नहीं हटाऊं। तो ये अलग बात है कि प्रकृति नए रूप में आ रही है। कदम आप लोग अपने मुताबिक क्यों डाल लेते हो? मुताबिक ही डाल, सच्चाई से क्यों भागते हो? देखिए मैं आप काउंटिंग साफ बता दूं, देश के लोग जनता दे रही है। आप जब मैं बंगाल जाके आया हूँ, बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता है। 30% मुस्लिम मतदाताओं में से 90% मुस्लिम, यानी 30 का 90 TMC को वोट डाला है। तो 30 का 90 का मतलब 28-27% एक मुश्त वोट TMC को मिल गया। मूल बंगाली यानी बंगाल नस्ल के जो बंगाली हैं उसमें 80% बंगालियों ने ममता को वोट डाला। तो ममता बनर्जी को तो 200 सीट ऐसे ही आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदी भाषी लोगों ने, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और अदर राजस्थान के, इन लोगों ने वोट दिए हैं, इन्हीं लोगों ने झंडे ढोए हैं। आज बता देता हूँ आपको, ये ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। देखिए बिहार चुनाव में भी एग्जिट पोल आया था और उस एग्जिट पोल को हम लोगों ने उस समय भी नकारा था और नतीजा लगभग जो हम लोगों ने संभावनाएं व्यक्त की थी उस जैसा ही नतीजा आया था। और कुछ सीटों के मामले थे वो अब भी कोर्ट में विचाराधीन हैं और कुछ सीटें ऐसी थी जहां 150 वोटों से हार जीत हुई थी। कुल मिलाकर जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, जिनकी पैनी नज़र होती है, परिणाम कुल मिलाकर वैसा ही था। पश्चिम बंगाल, आसाम जो भी आप देख रहे हैं इस समय एग्जिट पोल, आप लोग हमेशा पश्चिम बंगाल पर प्रश्न करते हैं, पता नहीं पूरे भारत के लोगों की नज़र पश्चिम बंगाल पर है। आसाम के विषय में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा वो तो और विचित्र दिखाया जा रहा। वहाँ 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दिखाई जा रही हैं, गठबंधन को। मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुमान है, कांग्रेस गठबंधन को वहाँ 70 से 80 सीटें मिल रही हैं। सीधे उसके उलट भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को वहाँ 20 सीटें मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। अब अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो कैसे बढ़ेंगी वो बता देता हूँ। बंगाल में भी मामला यही है, 180 से 190 के करीब ममता बनर्जी को सीटें आ रही हैं। जो एग्जैक्ट एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एग्जैक्ट पोल दे रहा हूं, एग्जैक्ट। और नहीं तो फिर उलट समझिए, ममता बनर्जी को 30 सीट आएगा। बोलिएगा क्यों? फिर भाजपा को 220 सीट आ जाएगी, इसलिए कि लॉकडाउन लगाया गया बंगाल में भी, आसाम में भी। आसाम का तो आपने सुन ही लिया होगा, लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन में कोरोना का जो नियम है उसमें आप मतदान केंद्रों पर जिस तरह से फॉलो कर रहे थे, तो काउंटिंग सेंटर पर भी आम जनों को जाने नहीं दिया जाएगा। कोई भीड़ नहीं जाएगी, कोई जुलूस नहीं जाएगा, कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, कोई समर्थक नहीं जाएगा। जाएगा कौन? सिर्फ प्रत्याशी जाएगा। प्रत्याशी के साथ काउंटिंग एजेंट भी अब नहीं जाएगा, ये सब समझ लीजिए आप। और कोई जुलूस भी नहीं निकलेगा, ये सारा ऐलान पहले कर दिया चुनाव आयोग ने। यानी 4 महीने में चुनाव आयोग को कोरोना का ज्ञान नहीं था, काउंटिंग में चुनाव आयोग को पूरा ज्ञान है। आप पूरे देश में चुनाव कराने का जिम्मा आपके ऊपर है तो आप कोर्ट का इंतजार करेंगे। आपको ये पता नहीं कि स्थितियां कैसी हैं। बहरहाल तो जो अब नियम बनाए गए हैं
तो जो लोग वहाँ जाएंगे, मशीनें यहाँ रखी हुई हैं, मशीन पर एक व्यक्ति है जो ऑपरेट करेगा, दूसरा व्यक्ति वहाँ है जो सारे माने 1 2 3 इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। अब उसमें जो प्रत्याशी होगा वो वहाँ बैठेगा, वहाँ यानी कितना 2 गज दूरी नहीं होगी, वहाँ 2 2 4 2 6, चूंकि 3 चैनल है, 3 लोग बैठते हैं, वो टोटल काउंटिंग का जो सेटअप होता है उसमें 1 2 3 होता है। लेकिन ज्यादातर ये एग्जिट पोल सही होते हैं आपने नहीं हो रहे हैं, ना होंगे। बिहार में तो हर बार गलत होता है। हाँ, बिहार में नहीं, बंगाल में भी इस बार गलत होंगे, आसाम में भी गलत होंगे, केरल में भी गलत होंगे। खैर केरल में तो इस बेचारे का कोई लेना देना है ही नहीं, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी एंट्री ही नहीं हो पाती है। तमिलनाडु में भी और पुडुचेरी में भी इनका कहीं एग्जिट पोल नहीं चल रहा। पुडुचेरी में बीजेपी दिखा, अरे नहीं साहब, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत रही है। दिखा रहे, आप दिखाइए ना भाई, सब कुछ आपका, मीडिया आपका है, सब कुछ आपके पास है, सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सारा सिस्टम आपके हाथ में, तो आप दिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? हम धरती पर देख रहे हैं साहब, हम आपके घर में खाना खा रहे हैं, हमें पता है आपने दाल बनाया साहब, मैं खा के आया हूँ, और बाहर टीवी पर दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं हमारे घर में मुर्गा बना। ये तो जबरन दिखा रहा हूँ, मैं घर में देख के आ रहा हूँ ना क्या बना है। नहीं, ये तो बिहार में भी कहते थे आप लोग। बिहार में हम लोगों ने कहा था नीतीश की सरकार बनेगी, डंके की चोट पे कहा था, और एग्जिट पोल में भी हमने कहा था कि ऐसे बनेगी, ये गुना और ये भाग। इन लोग दिखा रहे थे दूसरा सिस्टम, वो नहीं हुआ, कांटे का मुकाबला बताया गया था, और हमने कहा कि 3 सीटों का डिफरेंस हो जाएगा अंत में गठबंधन में, और एकदम एग्जैक्ट जो हमने दिया एग्जिट पोल, मेरा अपना एग्जिट पोल है जो अभी भी यूट्यूब पर है, लोग देख सकते हैं, वो एग्जैक्ट आ गया। तो गड़बड़ हुई थी बिहार में? नहीं, गड़बड़ जो हुई वो बता तो रहा हूँ, चंद सीटों पर जो अभी भी कोर्ट में चल रहा, लेकिन बिहार में जो दौर था, सारे राजनेता सजग थे, काउंटिंग तक रात भर जागे थे। बंगाल में वो चीज़ नहीं होगा, आसाम में वो चीज़ नहीं होगा। आसाम और बंगाल का मामला ये है कि ये जो कोरोना का काल है, इसमें जो लॉकडाउन है, उसके चक्कर में वो प्रत्याशी अपने दुबक जाएंगे, इंतजाम नहीं कर पाएंगे, उनके समर्थक नहीं जा पाएंगे, उनके सपोर्टर नहीं जा पाएंगे, परेशानी होगी और संभावनाएं घोटाले की बढ़ सकती हैं। और यही मेरा भी अनुमान, अगर पारदर्शिता बरती गई, ईमानदारी से सब कुछ हो गया, तो 180 90 200 तक ममता बनर्जी को सीटें अगर आएंगी। बीजेपी जीत जाए तो घोटाला हुआ, अगर हार जाए तो ठीक हुआ। अरे भाई, मतलब ये क्या तर्क होते हैं? यही तर्क होता है, आप लोगों की बात नहीं है, यही तर्क है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ है, धरती पर जाके देखिए जीत कौन रहा, परिणाम मैं पहले बता देता हूँ। आधे से ज्यादा जिला में चेयरमैन जो है भाजपा के बनेंगे, आधे से ज्यादा नहीं, 70% में, आप देख लेना। अब आप कहेंगे कि कैसे? अब धरती पर जाकर जब वोटिंग हो जाएगा तब आप जाना और कहना भाई साहब आप वोट किसको, अरे मैंने भाजपा को नहीं दिया, फिर माइक लगाना, भाई साहब बहन जी आप किसको दिए, चच्ची आप किसको दिए, सबसे पूछ लेना, सब यही कहेगा मैंने नहीं दिया। अरे तो भूत जिन आके वोट दे रहा क्या? फिर तो आरोप जो भी लग रहे हैं मशीनों की हेराफेरी के, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना किसी न किसी ढंग से। तो ये है, और ये आज का नहीं है साहब, ये बात बोल के मैं भाजपा को भी क्लीन चिट दे देता हूँ। पहले के दौर में भी जिसकी लाठी होती थी, जब वो बैलेट से होता था तो भी बक्से बदले जाते थे। तो इसका मतलब जब बक्से बदले जाते थे उस जमाने में, तो आज क्या मशीनें नहीं बदली जा सकती? सब कुछ संभव है। यूपी में तो बैलेट पेपर में चुनाव हुआ, तो बैलेट पेपर बक्सा में जाएगा, बैलेट पेपर बक्से में जाएगा ना, तो बक्सा तो पहले भी बदला जाता जो था। आपकी डिमांड है बैलेट पेपर की, वो भी गलत होगी। नहीं, देखिए हमारा डिमांड कभी बैलेट पेपर का, हमारा डिमांड है ईमानदारी का, पारदर्शिता का। हाँ, क्या आप पारदर्शी रहें, तो ईमानदार रहें। बैलेट पेपर से कराएंगे बक्सा हेर फेर होगा, ईवीएम से कराएंगे मशीनें हेरा फेरी होंगी। हेरा फेरी बंद अगर हो जाए तो जनता जिसको वोट देगी वही सामने आएगा जीत कर। और हेरा फेरी में क्या, वोट किसी और को हम देते हैं, सरकार हम किसी और की बनाना चाहते हैं, बन किसी और का जाता है, यही अंतर है। और पश्चिम बंगाल और आसाम में इसी की संभावना। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये लाइन लगा हुआ है। देखिए इस कतार में कौन कौन हैं, जिसका समय पूरा होगा वो चले जाएंगे और जिनका समय नहीं पूरा होगा वो रहेंगे। लेकिन एक संदेश है इससे कि कोई ये समझ रहा है कि मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अभी नहीं मरूंगा, तो वो गलतफहमी का शिकार है। सबको मानवता के प्रति समर्पण भाव दर्शाना चाहिए, पक्षपातपूर्ण जीवन नहीं बिताना चाहिए। किसी एक पक्ष की किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश
क्या कहते हैं, वकालत नहीं करनी चाहिए। किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष को अपमानित नहीं करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये असल संदेश है, क्योंकि सबका विश्वास है, चाहे वो ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, गॉड को माने, सबका विश्वास है कि हम मरेंगे, एक समय निश्चित है, मुझे जाना है तो अच्छे कर्मों का हमें फल मिलेगा। तो ये काम जीते जी ही करना है, मरने के बाद फिर करने का समय नहीं मिलता है, वो कहानी बनकर व्यक्ति रह जाता है। और यदि मरकर आप अच्छा कर कर मरेंगे तो अच्छे नामों से लोग आपको याद करेंगे, और बुरा करके मरेंगे तो लोग मरने के बाद भी आपको उसी नाम से संबोधित करेंगे। ये संदेश है। रोहित सरधना के आत्मा की शांति की हम लोग प्रार्थना करते हैं, और तमाम पत्रकारों को भी, तमाम बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी, सुरक्षा में लगे नौजवानों को भी, सबको कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो जाइए और समाज को समर्पित हो जाइए, सत्य के साथ खड़े हो जाइए और असत्य को परास्त करने में अपनी ऊर्जा लगाइए।